अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाएं। नमस्कार, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत अपने लोगों की सभ्यता, संस्कृति और उनके गौरवशाली उपलब्धियों के इतिहास का जश्न मना रहा है। भारत का अमृत महोत्सव देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न तरह के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे साहित्य और संस्कृति के दर्पण में भारत का अमृत महोत्सव। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, प्रोफेसर मंगला रानी। ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। मैम, सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस है, उसके हिंदी विभाग में हूँ। मेरी शिक्षा का जब तक जो मैं बताऊँ, पटना में ही मेरा जन्म हुआ, पटना में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षकों की थी, तो मेरा प्रथम जो पसंद है वह शिक्षण का क्षेत्र रहा और इस तरह मैं पढ़ाकू विद्यार्थी कही जाती थी। विश्वविद्यालय में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही और इसी तरह से हमारी यात्रा चलती रही, पढ़ते पढ़ाते बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच आगे बढ़ती जा रही हूँ। आज मैं प्रोफेसर के पद पर, मैं अध्यक्ष थी डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा टर्म ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पीजी सेक्शन में पढ़ा रही हूँ। मैम, अमृत महोत्सव से आप अपने आप को कैसे जुड़ा हुआ महसूस करती हैं? भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इस अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम सब की आज़ादी का यह 75वां वर्ष है, उत्सव का माहौल है। हमने कितने बलिदान किए, कितनी जागृति लाई अपने में, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने कितने काम किए। एक श्रृंखला है वीरों की, शहीदों की बहुत कुर्बानियों के बाद यह देश आज़ाद हुआ। हमने बहुत ही ज़ील से, बहुत ही मेहनत से, ऊर्जा से काम किए और आज इस स्थिति में आए हैं। बहुत गौरव से हमारा देश विश्व मंच पर खड़ा है, तो यह सबके लिए गौरव का विषय है, तो मेरे लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है और इसी रूप में मैं भी देश के साथ हूँ। मैम, हमारी जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं को आप कैसे रेखांकित करेंगी? हमारी संस्कृति बहुत विशिष्ट है। हम विश्व में कुछ अलग ही दिखते हैं। हमारी पहचान बहुत खूबसूरत है। अगर हम भावनात्मक स्तर पर देखें, सांस्कृतिक स्तर पर देखें, हर तरह से हम अलग हैं, विशिष्ट हैं। हमारी परंपराओं में यह ऐसा देश है जो विश्व को अपना कुटुंब मानता है। यह ऐसा देश है जो सबके लिए ममता, दया, करुणा का सीख देता है। हमारा देश ऐसे ऐसे महानुभाव के सिद्धांतों पर खड़ा है, ऐसे ऐसे कर्म पर खड़ा है कि हम गौरव से अपने आप को रेखांकित कर सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है बहुत समृद्ध है। हम पुरातन काल से देखें, हमारे यहाँ जो हम धारण करते हैं वह धर्म रहा। हमारे यहाँ धर्म के लिए कोई बंधन, कोई बाधा नहीं रही। स्वतंत्र रूप से मानवीय मूल्यों को लेते हुए जो एक धारा चलती है वही हमारी परंपरा है, वही हमारा धर्म है और इस रूप में हम अलग हैं, विशिष्ट हैं, बहुत उदार हैं हम। हमारी उदारता के बारे में
पूरा विश्व जानता है कि हम किसी लीक पर नहीं चलते और सबको समाहित करने की शक्ति है हमारे यहाँ। तो इस रूप में हमारे धर्म रहे, हमारे वर्ग भी बहुत सोच समझ कर बनाए गए। विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि हम कर्म के आधार पर बटे हुए लोग थे। बाद के समय में कुंठाएं आ जाती हैं और हम वर्ग विभेद में बट जाते हैं, लेकिन दरअसल तो हम विशाल लोग हैं। यह एक ऐसा समंदर है जिसमें तरह तरह की विचारधाराएं स्वयं आकर नदियों की तरह समाविष्ट हो जाती हैं। और यह वर्ग भी कर्म के आधार पर, हम इतने उदार लोग थे कि किसी के धन के प्रति हमारा कोई न लालच होता था, न कोई मोह होता था। जो जितनी प्रतिभा है जिसकी, उसके अनुसार अर्जित करता था। और यह खून का संबंध नहीं होता था, यह सोच और जीवन का संबंध होता था कि जो काम करेगा वही उसकी जाति होगी। आज हम हालांकि कहने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे सेक्शन बनाए गए थे, लेकिन उसमें कभी कोई कुंठा नहीं थी। ब्राह्मण का बच्चा शूद्र हो सकता था, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण हो सकता था। तो ये जो हमारी मानसिकता थी, हमारी सोच थी, बहुत प्रगतिशील थी और बहुत संतुलित, वैज्ञानिक, और हम बहुत सुख चैन से जीते थे। लेकिन विदेशी आक्रमण होने लग गए, हमारे यहाँ बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी तकलीफें हुई, संघर्ष हुए, तो बहुत सारी कुप्रथाएं भी चल पड़ी और इसीलिए हम कुछ बट गए, कुछ विभेद दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब सतही हैं, ऊपरी हैं। आंतरिक आत्मा से हम सब जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है। इस अमृत महोत्सव में आज हम देख पा रहे हैं सबके अंदर वो खूबसूरती निखर कर सामने आ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो अमृत शब्द दिया है, यह अमृत, इस महोत्सव का जो अमृत है वह हमारे चिंतन की परंपरा है, वही हमारे जीवन के मूल्य हैं। और इसी रूप में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी के पहले और बाद के साहित्य जो रचे गए, उसमें क्या अंतर है, जिसने हमारे चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया और इतिहास में अपनी एक जगह बनाई? आज़ादी के पूर्व जो लिखा पढ़ा जा रहा था वह खास तौर से आज़ादी प्राप्त करने की तैयारी थी। साहित्य के क्षेत्र में जो लिखा पढ़ा जा रहा था वह आज़ादी प्राप्त करने की तैयारी थी, इसलिए कि न जाने कब से, हजारों वर्षों से हम गुलाम थे और हमारे अंदर हमारा स्वाभिमान मरता चला गया था और हमने मान लिया था कि हम गुलाम हैं। तो इस आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में आकर एक जागृति लाने का काम साहित्यकारों ने किया था और उसके लिए कई सारे आंदोलन थे, जिसमें वह जो उग्र आंदोलन होता है वह न होकर एक सकारात्मक आंदोलन था। वह भाषा का आंदोलन था, साहित्य का आंदोलन था और उसका जो मूल था वह था हमारा स्वाभिमान जागृत करना, हमारी रीढ़ की हड्डी खड़ी करना, हमारे अंदर यह भाव भरना कि हमारी मिट्टी है, हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्र है, तो हम किसी के पाँव के नीचे दब के कैसे रह सकते हैं। और इस स्वाभिमान की जागृति के लिए आज़ादी के पहले काम हो रहे थे और इसके लिए जो सबसे जरूरी काम था वह था एक ऐसी भाषा बनाना जिस भाषा के माध्यम से पूरे देश को एक किया जा सके, एक दूसरे की बातों को समझा जा सके, एक दूसरे की मनस्थिति को समझा जा सके, साहित्यकार जो कह रहे हैं उसके मूल भाव को जनता पकड़ सके। इसके लिए एक भाषा खड़ी बोली हिंदी की हमारी जरूरत पड़ी और खड़ी बोली हिंदी 19वीं शताब्दी में खड़ी है। हालांकि यह बहुत पुरातन काल में अमीर खुसरो के समय से खड़ी बोली हिंदी बोली जा रही थी, लेकिन इसमें कोई साहित्य नहीं रचा गया, इसके कारण यह चल नहीं पाया, लोगों की जुबान पर नहीं आ पाया। तो अब साहित्य सृजित करने की आवश्यकता महसूस की गई और आज़ादी के पहले खास तौर से खड़ी बोली हिंदी को खड़ी की गई, खड़ी बोली हिंदी खड़ी की गई और उसके माध्यम से दिमाग से दिमाग के बीच संपर्क साधा गया और उनको बताया गया कि अब स्वाभिमान का प्रश्न है, अब हमारे मान का, सम्मान का प्रश्न है, अब हम झुककर नहीं रहेंगे। जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, जिनको भरोसा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। अब आत्मबल नहीं, शारीरिक बल, सारे बल हमें लगा देने हैं और पूरे देश को एक सूत्रित करना है। ऐसे इस विचार से जो साहित्य की धारा बहती है, वह साहित्य, वह आज़ादी प्राप्त करने के बाद
क्या स्वरूप लेती है। तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद विविध पत्रिकाएं निकलने लगी, पेपर्स निकलने लगे, लोग लिखने पढ़ने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, कोई भेद नहीं रहा, पुरुष स्त्री बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भेद नहीं रहा, सब एक ही ऊर्जा से काम में लग गए थे। हमारा नेतृत्व भी सदा हुआ था, तो हमने खूब काम किए। साहित्य में इस तरह से लिखा जा रहा था, एक तो आप जानते हैं कि छायावादी रोमांटिसिज्म का समय था, तो लोगों ने अब कहा कि कितनों चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, तो अब धरती पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा, और संघर्ष की राह पकड़ी। साहित्यकारों ने लिखा, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों सटकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी मरदाने को, भूख मिटाने को, मुंहफटी पुरानी झोली का फैलाता। वही निराला जो छायावाद के स्तंभ थे, उन्होंने प्रगतिवाद को पकड़ा, और सारे कवि, सारे साहित्यकार, सिर्फ मैं छायावादियों को नहीं कहूँ, प्रगतिशील हो गए, हम प्रयोगवादी हो गए, हम नई कविताएं सर्जित करने लगे, हम लोगों से जुड़ गए, लोगों की मानसिकता से जुड़ गए, लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ गए, और साहित्य उसी दिशा में। प्रेमचंद को हम देखते हैं तो आगे अज्ञेय को देखते हैं, तो आगे जैनेन्द्र को देखते हैं। मैम, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि साहित्य की वजह से हम एक दूसरे के बहुत कट पाए, एक दूसरे से जुड़ते चले गए, और इस तरह से एक कारवां बनता चला गया और लोगों में एक उत्साह आई। तो अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, बहुत ही मतलब प्रश्न सवाल है कि आपने बहुत ही उपलब्धियां हासिल की अपने जीवन में, तो अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा माहौल, मेरे घर का माहौल पढ़ने लिखने का माहौल था। मेरे माता पिता शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, और ये रुचियाँ मेरे अंदर आई थी पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। मैंने गोल्ड मेडल लिए विश्वविद्यालय की पढ़ाई में, और दरअसल मुझे मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग कहते थे कि मैं किताबी कीड़ा हूँ, तो मैं पढ़ाई के प्रति बहुत ही झुकाव महसूस करती थी, और इस तरह से पढ़ते पढ़ाते मेरा लक्ष्य था शिक्षण क्षेत्र में आना। तो मैं प्रोफेसर भाग्य ने भी साथ दिया, समय ने साथ दिया, और मैं शिक्षण क्षेत्र में आ गई, और मैं बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी से पास होकर ही निकली थी, और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो मुझे लगता था मैं इतना जोर से बोल कैसे सकती हूँ, और जब मैंने क्लास लिया पहला, और मैं जब बोलने लगी, जोर से बोलना पड़ता था क्योंकि बहुत पीछे बच्चे होते थे, तो मुझे खांसी आ गई थी। मुझे प्रथम वर्ग याद है, मुझे खांसी आ गई थी, और दूसरे दिन मैंने देखा था कि मेरे टेबल पर पानी का एक गिलास रखा हुआ है। तब मैंने बच्चों की आत्मा को समझा कि ये कैसे बच्चे हैं, इतने भोले हैं, भोजपुरी में बात कर रहे हैं, लेकिन कितने मासूम हैं। उनको पता है कि मैम को खांसी आ जाएगी, तो उन्होंने गिलास में पानी लेकर रखा है। ये बात मुझे बहुत छू गई, और मैं बच्चों से जुड़ती चली गई, और आज 30-31 वर्षों का सफ़र है मेरा शिक्षण का। मेरे बच्चे मेरे सबसे बड़े प्रायोरिटी हैं, मैं बच्चों के निकट हूँ, मैं उनके घर तक हूँ। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मेरी उपलब्धियाँ हैं, मैं विश्व मंच पर हूँ, मैं वैश्विक जगत से हिंदी का प्रचार करने के लिए जाती हूँ, मेरे पेपर्स होते हैं, मैंने लगभग 10 देशों की यात्रा की है, मैं विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाती हूँ, सरकारी आयोजनों में भी जाती हूँ। तो मैं इस तरह से अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करूँगी, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे बच्चे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे छात्र हैं। मैम, जैसा कि आपने अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, तो आपने ये कहा कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपके बच्चे हैं, तो ये सही भी है क्योंकि गुरु जो होती हैं वो बिल्कुल माँ के समकक्ष होती है। वो आपको माँ कहकर पुकारते थे कोरोना काल में, तो ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो काफ़ी उपलब्धियाँ आपने अपने जीवन में हासिल की, जिसमें एक उपलब्धि और है जो अभी तक दर्शकों के सामने मैं लेकर नहीं आई हूँ। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो उनमें से कुछ पुस्तकों के बारे में आप हमें बताएं। समीक्षा के क्षेत्र में मेरे काम हैं, और मेरी पुस्तकें हैं कोई 8, जिसमें 6 समीक्षात्मक पुस्तकें ही हैं। मैंने पटना विश्वविद्यालय से डिग्री ली है, डीलिट की, और मुझे बहुत गौरव है कि APJ अब्दुल कलाम साहब से मैंने डीलिट की डिग्री उनके हाथों प्राप्त किया था। तो समीक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है, और मेरी किताबों
में मूल्य बोध मुखर है, क्योंकि मैंने समीक्षकों के मूल्य बोध जीवन दर्शन पर काम किया था। तो धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में जीवन के मूल्य, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में जीवन के मूल्य, साहित्य का मूल्य बोध, ऐसी कोई 6 किताबें हैं। और उसके अतिरिक्त कविता पुस्तकें हैं जिसमें कुछ साझा संकलनें हैं। और मेरे बहुत सारे आलेख, शोध आलेख, कविताएं संग्रहित हैं संग्रहों में और लोगों के साथ संग्रहों में है। लेकिन सबसे अंतिम जो मेरी कविता पुस्तक है वह है अक्षर मोती का नजराना, जिसका लोकार्पण अभी साहित्य सम्मेलन में इसी वर्ष हुआ है। और इसके पहले खुशबुओं के चेहरे, यह भी कविता पुस्तक थी। मैं पहले कविता नहीं लिखती थी, लेकिन लोगों ने सुनकर, फेसबुक वगैरह में पढ़कर मुझे बहुत दबाव डाला कि मैं कविता लिखूं। मैं डायरियों में कविता लिखती थी, लेकिन मैंने प्रकाशन नहीं कराया था। लेकिन इधर 3 किताबें आई हैं। एक है दिशाएं गाँव उठी हैं, ये 6 प्रोफेसर्स की साझा संकलन है, जिसमें हम 6 लोगों ने अपने गीत गाए हैं। तो पीड़ा जो होती है, दुख जो होता है, वह इंसान के अंदर ऐसे अक्षर जागृत कर देता है जो ढुलकते हैं आंसुओं के रूप में अक्षर बनकर। तो मेरी माँ को जब मैंने खो दिया तो मैं अपनी पीड़ा संभाल नहीं पा रही थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो मेरी तकलीफ़ें फूटने लगी शब्दों में, और उसके बाद विस्तार लिया। मैं कह सकती हूँ कि मेरी पीड़ा ही मुखर है मेरी कविताओं में। मैम, आपने जैसे कि बताया कि काफ़ी पुस्तकें आपने लिखी और उसमें अपने पीड़ा को मतलब दिखाया आपने, जो आपके मन की भावनाएं हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी कुछ कविताएं, जो आपके दिल के बहुत ही करीब है, तो वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये जो पहली कविता मैं सुनाऊंगी, मेरी पहली पुस्तक, कविता पुस्तक खुशबुओं के चेहरे से है। शीर्षक है शुक्राना। जब आंखें बंद करूं मन में कुछ शब्द सीप आंखें खोलें। जब आंखें बंद करूं मन में कुछ शब्द सीप आंखें खोलें। पन्नों पर उतरे हौले से अक्षर मोती का नजराना। पन्नों पर उतरे हौले से अक्षर मोती का नजराना। वो ढुलक ढुलक कर चमक चमक दरवाजे खोलें अंतस के। वो ढुलक ढुलक कर चमक चमक दरवाजे खोलें अंतस के। अंतः की पीड़ मचल पड़ती दे सुबह क्षणों का शुक्राना। अंतः की पीड़ मचल पड़ती दे सुबह क्षणों का शुक्राना। जब टूटे थे हम अंशी से रोते थे संगीत छूट रहा। जब टूटे थे हम अंशी से रोते थे संगीत छूट रहा। नवजीवन की बगिया में हंसी कुछ नए कर्म में बंध जाना। नौका थी मंजिल दूर कहीं वह क्षिप्र कभी मंथर मंथर। नौका थी मंजिल दूर कहीं वह क्षिप्र कभी मंथर मंथर। बुदबुद सी फेनिल लहरों पर मृदु मंद सफर का शुक्राना। बुदबुद सी फेनिल लहरों पर मृदु मंद सफर का शुक्राना। सुंदर सुंदर है अगजग का विस्तार अजब सा मेला है। सुंदर सुंदर है अगजग का विस्तार अजब सा मेला है। करते हैं 100 कोटि कर्म पर करना पड़े अकेला है। करते हैं 100 कोटि कर्म पर करना पड़े अकेला है। हो पूर्ण सजग अस्तित्व प्रखर बहुमूल्य सृजन पर इतराना। फिर शक्ति संचरित भाव सरस सुरमई सांदे का शुक्राना। सुरमई सांदे का शुक्राना। वाह, बहुत खूब मैम, आपने बहुत ही प्यारी कविता सुनाई हमें और हमारे दर्शकों को। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप गुरुकुल को पुनः स्थापित करने के सपने देख रही हैं, जैसा कि मैंने सुना है आपके बारे में। तो आप इस दिशा में क्या काम कर रही हैं और ये कैसे संभव है? जी हाँ, आपने सुना है। मेरा यह स्वर्ण स्वप्न है कि फिर से गुरुकुल परंपरा अपने देश में स्थापित हो। भले ही बहुत ही वैज्ञानिक माहौल हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़े पढ़ाएं, लेकिन गुरु शिष्य जो संबंध हुआ करते थे वो संबंध वैसे ही। पहले भी मैंने जो अभी चर्चा की थी कि लड़कों से, छात्रों से, विद्यार्थियों से मेरा क्या जुड़ाव रहा, उसी आधार पर मैंने
बच्चों को विभाग में, डिपार्टमेंट में इस प्रकार जोड़ा था कि उनसे जो जूनियर कमज़ोर बच्चे होते थे उनको पढ़ाने का दायित्व तो मैं सीनियर बच्चों को, जो मजबूत, जो प्रखर बच्चे होते थे, उनको दिया करती थी जब मैं हेड थी। अभी मैं एचओडी नहीं हूँ, ये श्रृंखला टूट गया है। मैं बताऊं कि मेरे इस नए तरह के चिंतन से नैक बहुत प्रभावित हुई थी। नैक की टीम, जो नैक हमें ग्रेडेशन देती है, वो नैक की टीम बहुत प्रभावित हुई थी और उसने मौखिक रूप से हमारे हिंदी डिपार्टमेंट को पूरे कॉलेज में नंबर 1 घोषित किया था, जबकि नैक ने पूरे कॉलेज को ए ग्रेड दिया था। उसमें हिंदी डिपार्टमेंट को, जहाँ की बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, 15,000 विद्यार्थियों का स्ट्रेंथ है, वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट को नंबर 1 घोषित करना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यह मैंने बच्चों के सहयोग से, बच्चों के जुड़ाव से हासिल करके दिखाया था। तो ये बच्चे ही होते हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। यही नींव है हमारे देश की, और इनके अंदर जब मूल्य हम स्थापित करेंगे, जो भाव, जो कर्तव्य बोध हम स्थापित करेंगे, वही आगे जाकर देश का निर्माण करेगा। तो मेरी ऐसी परिकल्पना अवश्य है कि देश पुनः आगे बढ़ने की जगह पीछे जाना ही अभी बढ़ना है। पीछे जो मूल्य हम छोड़े आए हैं वही हमारा बढ़ना है, उन्हीं को हमें पाना है। और मैं इस रूप में काम कर रही हूँ। वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने पद हासिल करते रहें, समृद्धि हासिल करते रहें, लेकिन कबीर की तरह साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए जा, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये जो हमारी संस्कृति की मिट्टी की गंध है, यह बच्चे हमारे ना भूलें और आगे बढ़ें और देश को आत्मिक रूप से एक सूत्रित करें। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दिन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा झंडा लहराया है देश का कि विश्व मंच पर हम स्थापित हैं और विश्व गुरु होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी रूप में मैं भी छोटे धरातल पर परिकल्पना करती हूँ कि हमारे कैंपस में ऐसा माहौल बने। मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के वासियों को, बच्चों को, स्त्रियों को, सारे समाज और राष्ट्र को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर के नकारात्मक विचार टक दें। हम सकारात्मक रूप से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, देश को समृद्ध करें। इस अमृत महोत्सव में हम संकल्प लें कि हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम एक सूत्रित हैं, एक माला के मोती हैं। हम सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य एक हैं और यह अमृत महोत्सव यही सिखाता है। मैम, आपसे बहुत ही अच्छा लगा बात करके और आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। और समय की कमी की वजह से मन तो नहीं है, फिर भी घड़ी की सुई जो है वो रुकती नहीं है। तो आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।